आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ अंडर कैपिटलाइजेशन, अब पूंजीकरण जिसे कहते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू सी व्हाट इज अंडर कैपिटलाइजेशन। व्हेन अ कंपनी डज नॉट हैव सफिशिएंट कैपिटल टू कंडक्ट नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन एंड पे क्रेडिटर्स, दिस सिचुएशन इज नोन एज अंडर कैपिटलाइजेशन. Undercapitalization is the reverse of overcapitalization. A company is considered to be undercapitalization when its actual capitalization is lower than its proper capitalization, as warranted by its earning capacity. तो देखिए, जो अंडर कैपिटलाइजेशन है वो जस्ट रिवर्स सिचुएशंस होती है ओवर कैपिटलाइजेशन की। और ये ऐसी कंडीशन है जब उद्योग का जो एक्चुअल वैल्यू है उसके बुक वैल्यू से अधिक हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं जब उद्योग के पास उसकी नीड्स के अनुपात में कम कैपिटल रहती है, तो इस सिचुएशन को अंडर कैपिटलाइजेशन, अपूंजीकरण या अल्प पूंजीकरण की स्थिति कहते हैं। या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अंडर कैपिटलाइजेशन वह कंडीशन है जबकि कंपनी को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए ऋण लेना पड़ता है, क्योंकि उसका एक्चुअल वैल्यू उसके पुस्तक वैल्यू से अधिक हो जाता है। या ये कह सकते हैं कि जब करंट असेट्स का वैल्यू करंट लायबिलिटी से कम रह जाता है, या संपत्तियों का एक्चुअल वैल्यू देनदारियों से अधिक हो जाता है, तो इस सिचुएशन को अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन कहते हैं। इसे हम समझ लेते हैं और अच्छे से एक एग्जांपल किससे। देखिए, बैलेंस शीट है कंपनी की, इसमें हम ये मानते हैं शेयर कैपिटल, मान लीजिए कंपनी की शेयर कैपिटल है 10 लाख, डिबेंचर्स हैं 5 लाख, करंट लायबिलिटीज हैं 10 लाख। क्लियर? इधर आ जाते हैं असेट साइड में फिक्स एसेट्स मान लीजिए कंपनी की हैं 18 लाख, करंट असेट्स हैं कंपनी की 7 लाख। ठीक है, टोटल हो गया है, ये हो गया 25 लाख, 25 लाख। तो देखिए, ये जो कंडीशन है यहाँ पर कंपनी की करंट लायबिलिटीज कितनी है 10 लाख, और करंट असेट्स देखिए ये है 10 लाख और करंट असेट्स है कंपनी की 7 लाख। तो करंट लायबिलिटीज कंपनी की कितनी ज़्यादा है 3 लाख ज़्यादा है। ये जो कंडीशन है, ये जो सिचुएशन है, इट मीन्स कि 3 लाख से कंपनी अंडर कैपिटलाइज्ड है। क्लियर? तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि जब करंट लायबिलिटीज उसकी करंट असेट से ज़्यादा हो जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन को अंडर कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। नाउ वी हैव टू सी कॉजेज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन, कैसे क्या क्या कारण है जिसके कारण अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन आ जाती है। फर्स्ट इज अंडर एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल। देखिए, यदि जब उद्योग की हम स्थापना करते हैं उस समय उसकी
आवश्यकता का यदि कम अनुमान लगा लिया जाता है तो फ्यूचर में उस पूंजी की आवश्यकता अनुभव और पूंजी की आवश्यकता अनुभव होने लगती है तो उसे अंडर कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। अंडर एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स, कभी कभी क्या होता है, फाइनेंशियल जो प्लानिंग का निर्माण करते हैं तो ऐसे समय आय का कम एस्टिमेट कर लिया जाता है, कम अनुमान लगा लिया जाता है। यदि भविष्य में उद्यम की अगर उपार्जन क्षमता बढ़ जाती है तो इसे भी अपूंजीकरण कहते हैं। या प्रमोशन ड्यूरिंग डिफ्लेशन, डिफ्लेशन में यदि टूल्स, उपकरण आदि कम मूल्य पर खरीदे गए हैं क्योंकि डिफ्लेशन की पोजीशन है तथा कम पूंजी से ही संस्था का काम चल जाता है, और मंदी काल की समाप्ति पर जब संस्था को पूंजी की कमी अनुभव होने लगती है तो इस प्रकार संस्था में अपूंजीकरण की स्थिति आ जाती है। फिर नैरो डिविडेंड पॉलिसी, संकीर्ण लाभांश नीति भी इसका एक कारण है कि भविष्य में अपनी स्थिति को स्ट्रॉन्ग बनाने के ऑब्जेक्ट से कंपनियां लाभांश कम बांटती हैं जिसके कारण एक्चुअल वैल्यू बुक वैल्यू से बढ़ जाते हैं और इस प्रकार अंडर कैपिटलाइजेशन की पोजीशन आ जाती है। डिफिकल्टी ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल, कंपनी के प्रवर्तन के समय संचालक केवल उतनी ही पूंजी निर्गमित करना उचित समझता है जितनी की आसानी से उसे प्राप्त हो जाती है, क्योंकि अधिक पूंजी के निर्गमन के बाद यदि पूंजी की राशि प्राप्त नहीं हुई तो क्या हो सकता है कि उसकी इज्जत को हम कह सकते हैं धब्बा लग सकता है। तो इस प्रकार संचालन कम पूंजी निर्गमन करते हैं तो बाद में अंडर कैपिटलाइजेशन के रूप में ये प्रकट हो जाती है। नाउ डिजायर ऑफ कंट्रोल, जब कंपनी के संचालकों को यह ध्येय रहता है कि कैपिटल और मैनेजमेंट पर कुछ ही व्यक्तियों का कंट्रोल रहे तब वे कम पूंजी निर्गमित करते हैं जिसके कारण अंडर कैपिटलाइजेशन हो जाता है। क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व्स, जब कंपनियां कम डिविडेंड घोषित करके अधिक डेप्रिसिएशन काट करके और नवीनीकरण किया जाता है उसके लिए अधिक कोष बनाकर कुछ सीक्रेट रिजर्व कर लेती हैं, इसके कारण भी कंपनी की जो एक्चुअल असेट्स है उसके पुस्तक वैल्यू बढ़ जाते हैं तथा अपूंजीकरण हो जाता है। मेंटेनिंग हाई एफिशिएंसी, जब कंपनी विकिरण के अंतर्गत पुराने संयंत्रों को हटाकर नवीन सुधरे हुए संयंत्रों का प्रयोग करती है, नए कुछ अपने टूल्स और मशीनरी लगाती है, तो इस हेतु ये कहेंगे जो रिजर्व है उसका प्रयोग किया जाता है जिससे कंपनी की एक ओर तो इनकम बढ़ जाती है तथा दूसरी ओर रिजर्व की कमी से जो फिक्स लायबिलिटीज हैं वो कम हो जाते हैं और इस प्रकार अंडर कैपिटलाइजेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन से भी व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, इसके कारण उससे कुछ ये कहेंगे इससे कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं। क्या क्या है देखिए, इन एडुकेशन ऑफ कैपिटल, देखिए ऐसा हो जाता है कि अपूंजीकरण की स्थिति में कंपनी के पास डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त कैपिटल नहीं होती है तो इससे उसका विकास रुक जाता है, डेवलपमेंट रुक जाता है। साथ ही उसे जो ऋण है उनके लिए बाहरी सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है जिसका अनुचित लाभ प्रबंध अभिकर्ता उठाते हैं तथा संस्था पर अपना नियंत्रण कर लेते हैं। कट थ्रोट कंपटीशन, अंडर कैपिटलाइजेशन का एक मेन लक्षण ये भी है कि आय में वृद्धि अधिक हो जाती है, अधिक लाभांश हो जाते हैं, उससे प्रभावित होकर अन्य व्यवसाय भी फर्म भी बाजार में आ जाती हैं क्योंकि उनको लगता है लाभ अच्छे से मिल रहा है, जिससे उद्योग को ये कहेंगे कि कट थ्रोट कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। इंडस्ट्रियल अनरेस्ट की पोजीशन आ जाती है क्योंकि अंडर कैपिटलाइजेशन से अंशधारी अधिक लाभांश प्राप्त करते हैं जबकि जो श्रमिक हैं उनको उतना पारिश्रमिक भी मिलता है जितना कि पहले मिल रहा था। यह जो गैप है इससे क्या होता है, वर्क संघर्ष की भावना उत्पन्न हो जाती है, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हो जाता है, मजदूर नई नई मांगे पेश करते हैं तथा तालाबंदी हड़ताल आदि ऐसी नौबत
आ जाती है। सीक्रेट रिजर्व, अंडर कैपिटलाइजेशन के अंतर्गत अंशों का एक्चुअल वैल्यू पुस्तक वैल्यू से अधिक हो जाता है और इस मूल्य को समान रखने के लिए अतिरिक्त डिविडेंड से सीक्रेट रिजर्व किए जाते हैं और अंशधारियों को अंधेरे में रखा जाता है। मैनिपुलेशन ऑफ शेयर वैल्यूज, जब अंडर कैपिटलाइजेशन के कारण अंशों का एक्चुअल जो वैल्यू है वो बढ़ने लगता है तथा उन्हें परचेज करना अधिक लाभप्रद हो जाता है। संचालक एवं प्रबंधक अभिकर्ता को चूंकि व्यवसाय का वास्तविक आंतरिक स्थिति ज्ञात रहती है, इस कारण वे बाजार से अंशों को खरीदकर लाभ कमाने लगते हैं। डिससेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर्स को डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है क्योंकि अपूंजीकरण से डिविडेंड बढ़ता है, अंशों के वैल्यू बढ़ जाते हैं और इससे उपभोक्ता यह सोचते हैं कि उनका शोषण किया जा रहा है और उनमें डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है। फियर ऑफ फेलियर, जब कंपनी अंडर कैपिटलाइज होती है तब अपर्याप्त कैपिटल के कारण उनका डेवलपमेंट रुक जाता है और उनके प्रोग्रेस में तरह तरह की जो है कठिनाइयाँ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। यदि कंपनी इन प्रॉब्लम से निपटने में असमर्थ होती है तो उसका समापन हो जाता है। हाई टैक्सेस, जब कंपनी के पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं होती है तब उसे अधिक ब्याज पर बाहरी लोन लेना पड़ता है और इस प्रकार आय का एक बड़ा भाग ब्याज के रूप में समाप्त हो जाता है। ये सिचुएशन कंपनी के लिए अच्छी नहीं होती है। नाउ मेजर्स टू रिमूव अंडर कैपिटलाइजेशन, अब किस तरह से इनको दूर कर सकते हैं उसके कुछ उपाय हैं। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर्स को बढ़ाकर अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन को दूर किया जा सकता है। इंक्रीज द पार वैल्यू शेयर्स, जब शेयर्स की पार वैल्यू को बढ़ा दें तो भी इस सिचुएशन से उभरा जा सकता है। इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, यदि कंपनी के पास अधिक लाभ है तो उसे यह होना चाहिए कि वह इस धन को डिविडेंड के रूप में न बांटकर बोनस शेयर के रूप में बांटे, जिससे कंपनी की कैपिटल भी बढ़ जाएगी और अंशों के वैल्यू में भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। और ये कह सकते हैं कि अंडर कैपिटलाइजेशन को रोकने का यह सबसे उत्तम और प्रभावपूर्ण साधन है। फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर, नए शेयर्स को इशू करना, ये भी एक इसका हम इसके एक उपाय कह सकते हैं कि अगर नए शेयर्स इशू कर देते हैं तो भी सिचुएशन से उभरा जा सकता है। स्प्लिटिंग अप ऑफ शेयर्स, अंडर कैपिटलाइजेशन की पोजीशन में कंपनी के अंशों को यदि कम मूल्य वाले कई अंशों में स्प्लिट कर दिया जाए तो अंशों की संख्या में वृद्धि होने के कारण प्रति लाभांश कम दिखाई देगा, प्रति अंश लाभांश कम दिखाई देगा, इससे अंशधारियों को कोई भी हानि नहीं होगी। तो ये कुछ मेजर्स हैं जिससे हम अंडर कैपिटलाइजेशन की पोजीशन से बाहर आ सकते हैं, कंपनी ऐसी कंडीशन से ऐसी सिचुएशन से बाहर आ सकती है। तो ये कुछ रीज़न है। तो देखिए, न तो ओवर कैपिटलाइजेशन अच्छा है और न ही अंडर कैपिटलाइजेशन अच्छा है, किंतु अंडर कैपिटलाइजेशन अपेक्षाकृत कम बुरा कह सकते हैं। फिर भी अंडर कैपिटलाइजेशन और ओवर कैपिटलाइजेशन दोनों को ही ये कह सकते हैं हम इनको